Hello students, so let's get started with another chapter in our NCERT review series। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर हमारे नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे एज इट इज हमारे पास जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस दे रखी है ना, वही पीवाईक्यू में पूछी गई हुई है। हम यहाँ पर किस तरीके से अप्रोच करेंगे, सेम पूरी सीरीज जैसे चलती हुई आ रही थी कि अगर हमें कोई अच्छा कंसेप्ट मिला तो उसको अंडरलाइन करके साइड में ही शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि जब अगली बार हम रिवाइज करने आए तो हमें कोई भी तकलीफ ना हो। अब अगर हमारे पास कोई फैक्चुअल या मेमोरी बेस्ड फैक्ट आ रहा है वहां पर, तब हम वहां पर उसको अंडरलाइन करके लर्न लिख लेंगे। दूसरी बात, हर एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, उसी के साथ पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उसका पीवाईक्यू सॉल्व किया जाएगा। तो क्या स्टार्ट करें इस चैप्टर को? बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, चैप्टर का क्या नाम है? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों को बच्चों हम साथ में क्यों पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन तीनों में एक ग्रुप हमारे पास कॉमन होता है, कौन सा हमारे पास? कार्बोनिल ग्रुप। ये वाला ग्रुप तीनों में ही क्या होता है? कॉमन। अब बात होती है कि जो हमारे पास दो बाकी की वैलेंसी बच गई है कार्बन की, जो बाकी दो वैलेंसी बच गई, यहाँ पे वो किसकी फुलफिलमेंट के साथ एक नया फंक्शनल ग्रुप बनाएगा। अगर वो एल्डिहाइड है तो एक हमारे पास जो वैलेंसी होती है वो फिक्स्ड हो जाती है, किससे? हमारे पास हाइड्रोजन से। अब यहाँ पर जो वैलेंसी बची है आर हो सकता है, नहीं तो ए आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आगे बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ ही क्या होना चाहिए हमारे पास? आर आर ग्रुप। ये जो हमारे पास आर ग्रुप है, ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल ईथर की तरह काम करेगा ये वाला ग्रुप। आगे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो उसमें एक वैलेंसी फिक्स हो जाती है हमारी, कौन सी? OH वाली। यहाँ पर क्या लग सकता है? या तो आर लगा लो या तो AR लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पर्टिकुलर कौन सा फंक्शनल ग्रुप चाहिए? C डबल बॉन्ड OH। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए, तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से शुरू करते हैं, रीड करना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। In the previous unit, you have studied organic compounds with functional group containing कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। अभी देखिए, जो आपने पिछला यूनिट पढ़ा था, मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यही तो बोल रहा है वो। अब वो किस चीज की बात कर रहा है? इन दिस यूनिट, अंडरलाइन करेंगे इस बात को। In this unit, we will study about the organic compounds containing carbon-oxygen double bond called carbonyl group, which is one of the most important functional group in organic chemistry। अब वो बोल रहा है कि जो ये वाला चैप्टर है, इसमें हम किसके साथ डील करेंगे? कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ डील करेंगे। ये जो हमारे पास कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और दो वैलेंसी खाली है, इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में से एक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाले कंपाउंड्स के साथ ही हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मतलब कहीं भी आप चले जाओ, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अपने अंदर या फिर एनवायरनमेंट में बाहर अर्थ के। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस चीज की बात कर रहा है? इन एल्डिहाइड्स द कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, वाइल इन कीटोन इट इज बॉन्डेड विद 2 कार्बन एटम्स। ध्यान से देखेंगे, इधर की बात समझते हैं। उसने बोला एल्डिहाइड, तो कार्बोनिल ग्रुप किस किस से अटैच्ड है? एक तो हमारे पास हाइड्रोजन से अटैच है, दूसरा कार्बन से अटैच है। दिखाई दे रहा है आपको? अगर कीटोन की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप तो ये रहा हमारे पास नॉर्मल, वो किस किस से अटैच है? वो दोनों साइड ही हमारे पास कार्बन एटम से अटैच है। अब ये जो R1 और R डैश है, R और R डैश है, ये इक्वल हो भी सकता है और ये इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। द कार्बोनिल compounds in which carbon of carbonyl group is bonded to carbon and or hydrogen or oxygen of the hydroxyl moiety are known as carboxylic acid। अब उसने कार्बोक्सिलिक एसिड को भी डिफाइन कर दिया। उसने बोला कि हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, एक तरफ तो किससे अटैच्ड होना चाहिए? कार्बन से ही, और दूसरी तरफ किससे अटैच होना चाहिए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप से। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। While in compounds where carbon is attached to the carbon or hydrogen or nitrogen, NH2 moiety और दी हेलोजन आर कॉल्ड अमाइड्स एंड असाइल हलाइड। अब देखो उसने क्या बोला, आप अगर OH को हटा के क्या लगा दो? हलाइड लगा दो, तो कौन सी कैटेगरी निकल जाएगी? एसिड हलाइड फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी। अब आप OH को हटा के क्या लगा दो? NH2 लगा दो, तो कौन सी कैटेगरी चली जाएगी? हमारे पास अमाइड कैटेगरी चली जाएगी। तो बच्चों जो नीचे दे रखे हैं ना हमारे पास सारे, ये सब ही किसके डेरिवेटिव है? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH हटाते जाएंगे, X NH2 और फालतू की चीजें लगाते जाएंगे, नया नया फंक्शनल ग्रुप बनता जाएगा। जैसे कि आगे बात करते हैं, एस्टर एंड एनहाइड्राइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द जनरल फॉर्मूला ऑफ दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स आर गिवन बिलो।
अब उसने बोल दिया कि एक एस्टर और एनहाइड्राइड भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। किस तरीके से, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर OH लगा था, H को हटा के फिर एक और हमने कार्बन चेन लगा दी, क्या बन गया, एस्टर ग्रुप बन गया। दो कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव कर दिया, क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। तो नीचे वाला ग्रुप किसकी मदद से बना है, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की मदद से। आगे रीड करते हैं क्या बोलता है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। वो कह रहा है कि हमारे पास जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम है वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन कंटेन करता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ और प्ले करते हैं, जहां पर हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, मतलब हमारे अंदर। दे एड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू नेचर। अब देखिए इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि हमको इनको किसकी तरह यूज करते हैं, कि इनको फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है और परफ्यूम्स में फ्रेग्रेंस देने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेनिलीन फ्रॉम वेनिला बीन, सैलिसिल एल्डिहाइड फ्रॉम मीडो स्वीट्स एंड सिनेमन एल्डिहाइड फ्रॉम सिनेमन हैव वेरी प्लीजेंट फ्रेग्रेंसेस। तो हमें 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं वेनिलीन के और सैलिसिल एल्डिहाइड के और सिनेमन एल्डिहाइड के। ये इन तीनों का ही ऑर्डर कैसा होता है, प्लीजेंट, मीठी मीठी स्मेल आती है। तो हम यहाँ पे कहाँ यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट में यूज कर लेते हैं और परफ्यूम्स बनाने में भी यूज किया जाता है। दे आर यूज इन मेनी फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स टू एड फ्लेवर्स। अब देखो उनको कहाँ कहाँ यूज करा जा रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज करा जा रहा है, मेडिसिन के रूप में फ्लेवर देने के लिए यूज करा जा रहा है, फूड इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है, परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। तो मतलब बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, कहाँ पर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। Some of these families are manufactured for use of as solvent for preparing material like adhesive, paints, resins, perfumes, plastic, fabrics, etc. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ परफ्यूम्स और फ्लेवर्स देने के लिए यूज किया गया, उसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, हम पेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, रेजिन की तरह भी यूज कर सकते हैं, फैब्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेनली क्या है, एप्लीकेशन दे रखी है। तो अगर आप अगली बार रिवीजन करने आए तो इन तीनों का स्ट्रक्चर देख लेना बहुत ही होगा, बाकी आप ये पूरा पैराग्राफ क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। जो अगला टॉपिक आने वाला है वहां से हमें मेन अपना चैप्टर शुरू करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर मतलब कैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम रखा गया और साथ में उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंशिएट करता है उसको बाकी के फंक्शनल ग्रुप से, वो सीखेंगे। Nomenclature. Aldehydes and ketone. Aldehydes and ketone are the simplest and most important carbonyl compounds. बिल्कुल ठीक बात है कि एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास मोस्ट सिंपलेस्ट और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। तो दो तरीके के नाम होते हैं, एक होता है हमारे पास घर का नाम जिसको किस नाम से जाना जाता है केमिस्ट्री में, कॉमन नेमिंग, और एक होता है हमारे पास आधार कार्ड का स्कूल का नाम जिसको किसके नाम से जाना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के नाम से। तो देखते हैं दोनों ही एक एक करके। तो पहला हम देख रहे हैं क्या, अपना कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग किस तरीके से होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑफर कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम इंस्टेड ऑफ आईयूपैक नेम। अब देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का इतना ज्यादा घर का नाम फेमस हो चुका है कि उसका आईयूपैक नेम अब कम यूज होता है और अपना कॉमन नेम ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आपके पास एक दोस्त होगा पक्का से, उसका घर का नाम आपको याद होगा, अगर उसका कोई आधार कार्ड वाला नेम या स्कूल वाला नेम प्रोनाउंस कर भी देता है तो आपको ऐसा अजीब लगता होगा, अरे ये कौन है, अच्छा फिर याद आता होगा अरे ये तो मेरा दोस्त ही है, मैं तो इसका नाम ही इतना नहीं जानता। सेम वो दोस्त कौन है हमारे पास, एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर होती है इतनी बातें, आगे बढ़ते हैं। Common name of most aldehydes are derived from the common names of corresponding carboxylic acid। अब वो क्या बोल रहा है, हमारे पास जितने भी कॉमन नेम एल्डिहाइड के डिराइव्ड है वो मोस्टली किधर से आए हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से आए। फर्क कितना है कि बाय रिप्लेसिंग एंड इक ऑफ एसिड विद एल्डिहाइड, बिल्कुल कॉमन नेमिंग सेम रहेगा, लास्ट में जो इक वर्ड आना चाहिए था किसके केस में, एसिड के केस में, वो किससे रिप्लेस कर दिया गया है, एल्डिहाइड से। क्लियर होती है इतनी चीजें, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम द नेम रिफ्लेक्ट द लैटिन और ग्रीक टर्म फॉर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द एसिड और एल्डिहाइड। ये जो कॉमन नेमिंग है जहां पर वो पाया गया, जिस जैसी भी उसकी प्रॉपर्टी देखी गई, ग्रीक और लैटिन वर्ड्स में उसको नाम रख दिया गया। क्लियर होती है इतनी बातें, बहुत ही बढ़िया। द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इन द कार्बन चेन इज आइडेंटिफाइड इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा। अब देखिए हमारे पास जितना भी हमारे पास इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान लो इस वाले की बात करते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड।
अब हमारे पास जो पोजीशन डिफाइन है वो भी ग्रीक लेटर्स में है। किस तरीके से, अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके एकदम एडजेसेंट वाली पोजीशन है, मतलब फर्स्ट कार्बन ही प्रेजेंट है, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? अल्फा कार्बन के नाम से। उस अल्फा कार्बन के बाद कोई कार्बन प्रेजेंट है, उसको किस नाम से जाना जाएगा? बीटा कार्बन के नाम से। और फिर बीटा कार्बन के साइड में कोई कार्बन प्रेजेंट है, उसको किसके नाम से जाना जाएगा? गामा कार्बन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर होती है इतनी बातें? तो अगर मेरे पास कोई मेन सब्स्टिट्यूएंट है, लेट्स से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप की फर्स्ट पोजीशन अल्फा, सेकंड पोजीशन बीटा, थर्ड पोजीशन विल बी गामा। क्लियर होती है? ऐसे फोर्थ पोजीशन डेल्टा। क्लियर होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। The alpha carbon being one directly linked to the aldehyde group, beta carbon the next and so on। वही वो बोल रहा है कि अगर आपके पास डायरेक्टली अटैच कार्बन है किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, तो उस कार्बन को अल्फा बोलेंगे। उस अल्फा के बाद कोई अटैचमेंट है तो उसको बीटा बोलेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये नाम रखा जाएगा और चलेगा। क्लियर होती है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। The common name of ketones are derived naming two alkyl or aryl group bonded to the carbonyl group। अब देखो हमारे पास जो कॉमन नेमिंग कीटोन का है वो किस तरीके से रखा गया है। हमारे पास जो भी दो तरीके के अल्काइल ग्रुप आएंगे उसको नाम लिखेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे? कीटोन लगा देंगे। जैसे अल्कोहल्स का नाम लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है? CH3OH, तो इसको किसकी तरह ट्रीट करा? अल्काइल ग्रुप की तरह, तो क्या नाम रख दिया? मिथाइल। और लास्ट में OH की वजह से क्या रख रहे थे हम? अल्कोहल। सेम ट्रीटमेंट मिलेगा कीटोन्स में कि दो हमारे पास कार्बोक्सिलिक, मतलब कार्बोक्सिलिक नहीं, अपने पास कार्बन की चेन आएगी, उसका नाम लिखेंगे और लास्ट में वर्ड लगा देंगे कीटो। The location of substituents are indicated by Greek letters alpha, alpha dash, beta, beta dash and so on। अब देखो बात करते हैं कि यहाँ पर अल्फा बीटा ये क्या है। देखो यहाँ पर हमारे पास कार्बन, कार्बोनिल कार्बन है, ये हमारे पास इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दो दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो मान लो अगर मैं इसको अल्फा बोल रही हूँ तो इसको क्या बोलूंगी? अल्फा डैश बोलूंगी। सेम बात यहाँ पर करी जाएगी, अगर अल्फा के साथ में एक और कार्बन है तो उसको क्या बोल रही हूँ? मैं बीटा। लेकिन यहाँ पर भी अल्फा डैश के एक बार साथ कार्बन है तो उसको क्या बोल दूंगी? मैं बीटा डैश बोल। तो यहाँ पर दो कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच है हमारे कीटोन मॉलिक्यूल से, कीटोन के कार्बोनिल कार्बन से, इसीलिए यहाँ पर दो तरीके की सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग यूज हो रही है, अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस चीज में बात कर रहा है वो? बिगिनिंग विद द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप इंडिकेटेड एज अल्फा अल्फा डैश, वो मैंने बता दिया आपको। सम कीटोन्स हैव हिस्टोरिकल कॉमन नेम, द सिंपलेस्ट डाइमिथाइल कीटोन इज कॉल्ड एसीटोन। हमारे पास जो सिंपलेस्ट डाइमिथाइल कीटोन है उसको किस नाम से जाना जाता है? एसीटोन के नाम से। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? अपना मिथाइल ग्रुप। कितने मिथाइल ग्रुप हैं? दो, तो मैंने क्या नाम रख दिया? डाइमिथाइल कीटोन नाम रख दिया। Alkyl phenyl ketones are usually named by adding the name of the acyl group as prefix and the word phenol। अब अगर हमारे पास कोई भी अराइल ग्रुप आ चुका है, मतलब बेंजीन रिंग डायरेक्ट अटैच है किससे? हमारे कार्बोनिल कार्बन से, तो जो भी उसके साइड में ग्रुप होगा वो पहले आएगा और लास्ट में फिनॉन हमारे पास फैक्टर लग जाएगा। तो ये वाला जो हमारा क्या देगा? फिनॉन। अब कितने ग्रुप है हमारे पास? एक ही कार्बन का ग्रुप एक्स्ट्रा आ रखा है, तो क्या नाम पड़ गया? एसिटोफिनॉन। यहाँ पर बात करते हैं फिनॉन किसके लिए था हमारे पास? नॉर्मल अपने बेंजीन रिंग के लिए। और कितने कार्बन की चेन हो गई? 1 2 3, तो क्या रख दिया? प्रोपियोफिनॉन। क्लियर होती है इतनी बात? यहाँ पर देखिए ये एक हमारे पास फिनॉन प्रेजेंट था, साथ में एक और क्या आ गया? बेंजीन रिंग, तो क्या नाम रख दिया? बेंजोफिनॉन। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास कॉमन नेमिंग वाले कंपाउंड है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने आयुपेक नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो आयुपेक नॉमेनक्लेचर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द आयुपेक नेम ऑफ ओपन चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ई विद अल एंड ऑन। तो देखो किस बारे में बात कर रहा है? अगर एल्डिहाइड आया तो नॉर्मल ट्रीटमेंट दोगे आप एल्केन की तरह, पेरेंट चेन डिसाइड करोगे, सफिक्स डिसाइड करोगे, प्रीफिक्स डिसाइड करोगे। बस एक फर्क पड़ेगा, अगर आपने प्राइमरी प्रीफिक्स एन लिखा हुआ है तो उसका ई हटा के आपको क्या लिख देना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख दोगे एल। एल्डिहाइड के केस में, कीटोन के केस में कैसे करेंगे भाई? तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ई हटा के इस बार क्या लिखने वाले हैं हम? ऑन लिखने वाले हैं। क्लियर होता है? अभी हम नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो फटाफट से जाइए, इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है आनंद सर के चैनल पे ही, और वहां पर फर्स्ट लेक्चर जो जीओसी का प्रेजेंट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो ध्यान से देखिए। वहां पर आपको आयुपेक के छोटे से छोटा रूल भी बताया गया हुआ है। ठीक है, तो ये सब हमने ऑलरेडी कर रखा है बच्चों, ऑलरेडी हम बस क्या कर रहे हैं? रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रिपरेशन आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, वहां पर हम मेन फोकस करने वाले हैं। चल स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है वो आगे। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ एल्डिहाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप।
while in case of ketone numbering begins with the end nearer to the carbonyl group। अब देखो वो बोल रहा है अगर आपके पास एल्डिहाइडिक कार्बन है और वो पेरेंट चेन में इंक्लूडेड है तो एल्डिहाइडिक कार्बन को ही आप क्या दोगे, फर्स्ट नंबर दोगे, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी दोगे, हमेशा लोएस्ट पॉसिबल नंबर दोगे। लेकिन अगर कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोन को तो 1 नंबर मिल ही नहीं सकता क्योंकि उसके तो दोनों तरफ कार्बन एटम है, तो आप कीटोन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करो। लेकिन अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, 1 नंबर ही दो। बहुत ही बढ़िया। The substituents are prefixed in alphabetical order along with the numerals indicated their position in the carbon chain। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कोई पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको पहले प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। प्रीफिक्स में कैसे लिखा जाएगा, जिस भी कार्बन पे वो प्रेजेंट है उस कार्बन का नंबर लिखा जाए। एक क्वेश्चन ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, अपने ही एल्डिहाइडिक कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरी पेरेंट चेन बन गई। अब मेरे पास दो दो प्रीफिक्स पड़े हुए हैं, कौन सा, एक ब्रोमो है, मिथाइल है। प्रीफिक्स को आगे लिखते हैं हम, तभी तो उसका नाम प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स को आगे लिखेंगे, जो भी कार्बन पे उसका सब्स्टिट्यूएंट है उस कार्बन को नंबर के साथ लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखा जाएगा, हमारे पास ब्रोमो है 4 पे है, मिथाइल है 3 पे है, तो क्या नाम पड़ गया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन, 7 कार्बन की चेन, तो वर्ड रूट क्या आ गया आपके पास, हेप्ट। क्या कार्बन टू कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल, तो क्या आ जाना चाहिए था, एन आ जाना चाहिए था, बट ई को हटा के क्या लग दिया हमने, ए एल, तो क्या लिख दिया, हेप्टेनल। क्लियर होती है इतनी बातें, बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको फर्स्ट क्लास आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की देखी हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है वो, द सेम अप्लाइज टू साइक्लिक कीटोन्स वेयर द कार्बोनिल कार्बन इज नंबर्ड 1। अब देखिए अगर हमारे पास साइक्लिक कीटोन्स आया तब जो भी कार्बन, मतलब जिस भी कार्बन पे कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है उसी कार्बोनिल कार्बन को क्या देना पड़ेगा, नंबर 1 देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, इधर बात करते हैं कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक साइक्लिक कीटोन प्रेजेंट है। किस तरीके से नंबरिंग होगी, जो भी कार्बोनिल कार्बन है उसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा और बाद में सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से भी कर सकते हो आप 2 3 4, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को इस साइड से क्या मिल रहा है, 3, और इस साइड से क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसी वजह से हम ये वाली नंबरिंग प्रेफर करेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। क्लियर होती है इतनी बात, बहुत ही आसान तरीका, आईयूपैक में कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि बेसिक है हमारे पास। जीओसी स्ट्रांग होगा, आगे जाके सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा आपका। चलिए, तकलीफ कम होगी अगर जीओसी स्ट्रांग होगा तो, ठीक है, समझने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। When the aldehydic group is attached to the rings, the suffix carbaldehyde is added to the after the full name of the cyclic। अब देखो वो क्या कह रहा है, अगर मेरे पास कोई भी साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है और उससे डायरेक्टली अटैच्ड है मेरे पास कौन सा, एल्डिहाइडिक ग्रुप, तब आप एल सफिक्स यूज नहीं करेंगे, तब आप क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड पूरा सफिक्स यूज करेंगे। वो भी सीखेंगे हम किस तरीके से है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारे पास एक साइक्लिक रिंग है, उससे डायरेक्टली अटैच्ड है कौन हमारे पास, अपना एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली जो भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन डायरेक्टली अटैच है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो कुछ इस तरीके से साइक्लिक रिंग की नंबरिंग होगी। अब ये जो हमारे पास कार्बन एल्डिहाइड का बचा, इसको नंबरिंग मिली क्या, नहीं, इसीलिए एल सफिक्स यूज ना होके इस बार क्या सफिक्स यूज होगा, कार्बल्डिहाइड। सब कुछ सेम रहेगा, साइक्लोहेक्सेन सब कुछ सेम रहेगा, लास्ट में क्या लग जाएगा, कार्बल्डिहाइड। तो ये वाला जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड का है, ये नॉर्मल पेरेंट चेन में भी अप्लाई होता है बच्चों। जैसे कि बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई पेरेंट चेन आ रही है और उस पेरेंट चेन में मैंने अपना CHO ग्रुप कंसीडर नहीं किया है, मतलब इसको नंबरिंग प्रोवाइड नहीं करी है, इसको मैंने नंबरिंग प्रोवाइड नहीं करी है, तो आप सफिक्स की तरह तो ट्रीट करोगे अपने CHO ग्रुप को, बट उसका सफिक्स क्या यूज होगा, कार्बल्डिहाइड यूज होगा, AL यूज नहीं होगा। क्लियर होती है इतनी बात, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द नंबर, अच्छा कहाँ पे पहुंच गए थे हम, कुछ इस तरीके से यहाँ पर थे, ये रहा। द नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन एटम स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बन अटैच्ड टू द एल्डिहाइडिक ग्रुप। वो तो हमने सीख लिया कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहां पर भी हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कैरीज द एल्डिहाइड ग्रुप और बेंजीन रिंग इज बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अब देखो वो कह रहा है सिंपलेस्ट हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा है, कि हमारे पास एक कार्बन की चेन हो, वो भी कैसी, बेंजीन रिंग के साथ, और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली क्या अटैच्ड हो, हमारे पास CHO ग्रुप अटैच्ड हो। तो ये मेरे पास सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसको किस नाम से जाना जाएगा, पहले बेंजीन को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, यहीं से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से नंबर।
तो क्या हमारे पास जो एल्डिहाइडिक वाला कार्बन है उसको कोई भी नंबर मिला? नहीं। इसका मतलब वो कैसे कंसीडर किया जाएगा? वो पूरा कार्बल्डिहाइड सफिक्स के कंसीडर किया जाएगा, एल सफिक्स कंसीडर नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? However, the common name benzaldehyde is also accepted by IUPAC। तो बहुत अच्छी बात बोल दी उसने कि अगर आपके पास ये मोइटी आ रही है तो ध्यान रखना, इसका जो कॉमन नेम है बेंजल्डिहाइड वही किसके द्वारा एक्सेप्टेड है? IUPAC के द्वारा accepted। आगे बढ़ते हैं। अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड आर हेंस नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। और हमारे पास जो भी अब एल्डिहाइड पे सब्स्टिट्यूशन होगा, इस वाले पूरी मोइटी पे सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एक तो हमारा नाम फिक्स हो चुका है बेंजल्डिहाइड। जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा? प्रीफिक्स की फॉर्म में आएगा। तो हमने क्या बोल दिया? सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है वो? देखिए किस तरीके से बात करी जाएगी। दो दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक हमारे पास कीटोन प्रेजेंट है और एक हमारे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो ये किसकी तरह ट्रीट करा जाएगा? सफिक्स की तरह ट्रीट करा जाएगा। और ये किसकी तरह ट्रीट करा जाएगा बच्चों? प्रीफिक्स की तरह। क्योंकि हमें प्रायोरिटी ऑर्डर पता है, एल्डिहाइड और कीटोन में किसको प्रायोरिटी मिलती है? एल्डिहाइड को। बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान से देखेंगे, अब नंबरिंग करेंगे। एल्डिहाइड को प्रायोरिटी मिली है तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। तो क्या आ गया? 3 ऑक्सो पेंटेनल आ गया। इतना आसान तरीका था, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये एक मोइटी फिक्स्ड हो गई, या तो इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोल लो या तो आप इसको क्या बोल लो? बेंजल्डिहाइड बोल लो। अगर आप बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलोगे तब भी ठीक है, बेंजल्डिहाइड बोलोगे तब भी ठीक। अब जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको बस कार्बन का नंबर देके आगे प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख दो। जैसे कि यहाँ पर से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। तो 4 पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रो। तो क्या लिख दिया? 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या फिर क्या हो गया? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर होती है इतनी चीजें? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए हमारे पास पेरेंट चेन कुछ इस तरीके से बन नहीं रही थी कि हमारे पास तीनों फंक्शनल ग्रुप जो है इक्वल प्रायोरिटी में दे सके। तो हमने क्या किया? तीनों को ही फंक्शन पेरेंट चेन से बाहर निकाल। अब तीनों को पेरेंट चेन से बाहर निकाल दिया, मतलब कौन सा वाला सफिक्स यूज होगा? क्या एल यूज होगा? नहीं। क्या यूज होगा हमारे पास? कार्बल्डिहाइड यूज होगा। तो क्या नाम पड़ेगा? कार्बल्डिहाइड। कितने कार्बल्डिहाइड थे? 3। किस किस पोजीशन पे थे? 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्लियर होती है इतनी बातें? बताइए बच्चों, क्लियर होती है इतनी? बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ टेबल दे रखी है, ये आपका होमवर्क है। एक बारी आयुपैक नॉमेनक्लेचर का अगर आपको लेक्चर देखना पड़े जीओसी का तो देख लीजिएगा बच्चों, उसके बाद आप खुद से ये सारे ट्राई करेंगे। आपको कॉमन नेमिंग कुछ कुछ याद रखनी पड़ेगी, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट्स में से आते हैं। बाकी आप याद ना भी चल जाएगा, बट मोर और लेस याद करने की कोशिश करो। टेबल है हमारे पास, लर्न करनी ही पड़ेगी। आयुपैक नॉमेनक्लेचर तो लर्न नहीं करना पड़ेगा, कॉमन नेमिंग एक दो शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ से मेरा चैप्टर स्टार्ट होता है। अगर मैं एक बार स्ट्रक्चर सीख लूँ, इसका समझ लूँ, उसके बाद मैं इसकी प्रिपरेशन भी कर सकती हूँ और उसके ऊपर कैसी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करी जा सकती है बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, वो भी मैं पता कर लूंगी। तो चलिए फटाफट से स्ट्रक्चर रीड करना स्टार्ट करते हैं। द कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। देखते हैं बिल्कुल सही बात है कि नहीं। ये रहा मेरे पास कार्बोनिल कार्बन। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने बैठूं तो किस तरीके से निकालूंगी? स्टेरिक नंबर की फॉर्म में ही निकालूंगी। स्टेरिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मेरे पास? अच्छा यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लग गया बच्चों, सॉरी। चलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए। लोन पेयर है क्या? नहीं, 0। मतलब 3 आ गया स्टेरिक नंबर। 3 स्टेरिक नंबर में हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिवाइड होगी? एक एस को मिलेगा, 2 पी को मिलेगा। जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 डिफाइन हो चुकी है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्रायगोनल प्लानर। मतलब इसके तीनों बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है बच्चों? प्लेन में प्रेजेंट है। इन तीनों बॉन्ड में बॉन्ड एंगल कितना प्रेजेंट है? 120। इतनी बात मुझे यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ने ही सिखा दी थी। एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन of carbon remains in the p orbital and form a pi bond with oxygen by overlapping with p orbital of oxygen। बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, चौथा बॉन्ड जो है वो कैसा है मेरे पास? पाई बॉन्ड है। और वो किसकी ओवरलैपिंग से मिल रहा है? हमारे कार्बन के p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से और ऑक्सीजन के p ओवरलैपिंग की वजह से। क्लियर होती है इतनी बात है? In addition, the oxygen atom has also 2 non-bonded electron pair। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके पास भी क्या प्रेजेंट है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं। Thus, carbonyl carbon and 3 atoms attached to it lie in the same plane and the pi electron
क्लाउड इज अबव और बिलो द प्लेन। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जितने भी कार्बन के बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो कैसे है, सेम प्लेन में, क्योंकि हमने देख लिया उसका स्ट्रक्चर क्या निकल के आ रहा है, ट्राइगोनल प्लानर। तो इतनी बात तो मुझे समझ आ गई कि सारे कैसे प्रेजेंट है, सेम प्लेन में प्रेजेंट है। क्लियर है। अब जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है, वो एक अबव द प्लेन ओवरलैपिंग कर रहा है और एक बिलो द प्लेन। क्लियर होती है इतनी चीज, बहुत ही बढ़िया। इसको इरेज करते हैं फटाफट से। चलिए, द बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री एज एक्सपेक्टेड ऑफ द ट्राइगोनल क्लॉ प्लानर स्ट्रक्चर। तो सेम बात बोल रहा है वो कि हमारे पास जो भी बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री, जो हमारा ट्राइगोनल प्लानर का होना चाहिए वही हमारे पास बॉन्ड एंगल यहाँ पर भी है। क्लियर होती है इतनी बात। इसका मतलब जो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है ये कैसा है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर किस तरीके की पोलैरिटी बनेगी नहीं बनेगी वो भी हम डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये कैसा है, पोलराइज्ड बॉन्ड है। बिल्कुल ठीक बात। पोलराइज्ड मतलब क्या है कि उसके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है। डायपोल मोमेंट का क्या मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डिफरेंस है। डायपोल मोमेंट कैसे क्रिएट होता है, जहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस। मोटा मोटा तो हमने यही पढ़ रखा है। तो देखिए ध्यान से देखते हैं आगे वो क्या कह रहा है। हेंस द कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड द कार्बोनिल ऑक्सीजन अ न्यूक्लियोफाइल सेंटर। Carbonyl compound have substantially dipole moment and are polar than I. The high polarity of carbonyl carbon is explained on the basis of the resonance involved in the neutral A and dipolar structure as shown. अब देखो वो किस तरीके से बात कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम। ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, ये कैसा रहेगा, पार्शियल नेगेटिव रहेगा। जब बॉन्ड क्लीव होगा तो ऑब्वियस की बात है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो दोनों क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट कर लेगा अपने ऊपर, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या क्रिएट कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखेंगे जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया मतलब इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा बच्चों, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने बैठा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर होती है इतनी बातें। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, नेगेटिव चार्ज की बात करूँ, तो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है कि इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। एक मिनट बच्चों, सा पेन दिक्कत कर रहा है। इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो हमारे पास जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर देता है लेकिन किसके थ्रू, ओ के थ्रू। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर लेता है लेकिन किसके थ्रू, कार्बन के थ्रू, सी के थ्रू। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन टेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। उनके नाम दे रखे हैं, हमें स्ट्रक्चर डिड्यूस करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनोइक एल्डिहाइड, प्रोपेन न्यू एल्डिहाइड। तो देखिए प्रोपेनोएल्डिहाइड मतलब 3 कार्बन प्रेजेंट है और तीसरे वाले पे ही क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। अल्फा की बात कर दी मतलब जो भी हमारे पास इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड उससे फर्स्ट पोजीशन, ये रही मेरे पास अल्फा पोजीशन। यहीं पे क्या अटैच है, मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है। बाकी सब किससे भर देंगे, वैलेंसी पूरी कर देंगे। ये बन चुका है हमारा फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड क्या है हमारे पास, ट्री हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनॉल। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे पास क्या है, ट्री पे, एक मिनट बच्चों, CH3H, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंड कंपाउंड, और ये रहा मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड। कुछ इस तरीके से कैसे नंबरिंग होगी, 1 2 3 4, थर्ड पे क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और पूरे में कितनी चेन है, 4 कार्बन की चेन। बहुत ही बढ़िया। थर्ड कंपाउंड पे चलते हैं। क्या बोल दिया उसने, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। पहली बात तो साइक्लोपेंटेन बोल दिया कुछ इस तरीके, कार्बल्डिहाइड बोल दिया मतलब डायरेक्ट अटैचमेंट है हमारी एल्डिहाइडिक ग्रुप। कार्बल्डिहाइड पूरा यूज हो रहा है तो डायरेक्ट अटैच है किससे, हमारे साइक्लिक कंपाउंड से। फिर क्या बोल दिया उसने, 2 हाइड्रोक्सी, तो इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, इस वाले कार्बन को सेकंड नंबर, और उसी पे क्या अटैच है, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ कार्बन की, 4 ऑक्सोपेंटेनल। 4 ऑक्सोपेंटेनल क्या बोल रहा है कि हमारे पास ऑक्सो भी है। ऑक्सो किसका प्रीफिक्स होता है, कीटोन का। तो किस तरीके से बात करी जाएगी, CH3, 4 पे हमारे पास ये है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और फर्स्ट पे क्या अटैच है हमारे पास, एल्डिहाइड। क्लियर होती है इतनी बात। नंबरिंग कहाँ से करी जाएगी, इसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, 1 2 3 4 5। 4 पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सो, और पूरा पेंटेनल। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। फिफ्थ वाले के बाद बात चलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अच्छा बहुत ही बढ़िया, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन मतलब हमारे पास एक कीटोन प्रेजेंट है, कीटोन के पास दो हमारे पास
कार्बन चेन प्रेजेंट है, और वो कार्बन चेन कैसी है, सेम कार्बन चेन है किसकी, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल की। तो किस तरीके से बनेगा, ये रहा हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, कुछ इस तरीके से दिखता है, बना दिया भाई। इस साइड भी सेम हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। तो देखिए अब आपके पास होमवर्क क्या है बच्चों, आप कमेंट करके बताएंगे इसका आयुपैक नेम, आयुपैक नेम। अब इसका होमवर्क है आपका कि कमेंट करके बताइए इसका आयुपैक नेम, ठीक है। तो अगर आप वीडियो तक यहाँ तक आ गए हैं, पूरा लेक्चर आप देखने वाले हैं, तो पक्का से इसका आयुपैक नेम मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्या बोल रहा है वो, 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन हमारे पास फिक्स्ड था, एक बेंजीन रिंग, उस पे कार्बन मॉलिक्यूल और एक एसिड असाइल ग्रुप, ये हमारे पास एसिटोफिनॉन था। इसके फर्स्ट कार्बन को क्या मिलेगी नंबरिंग, 1 2 3 4, 4 पे ही क्या अटैच है हमारे पास, फ्लोरो ग्रुप अटैच है। इतनी आसानी से हमने सारे आयुपैक नेम पढ़े, उन आयुपैक नेम का यूज करके अपने फटाफट से फंक्शन सारे डिड्यूस करती है। अब हम अपने मेन प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं, अपनी प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और लास्ट में हम क्या पढ़ लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रिपरेशन 3 तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। एक कुछ ऐसी प्रिपरेशन है जहां पर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर किया जा सकते हैं, कुछ ऐसे मेथड हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए प्रिजर्व्ड है, कुछ ऐसे मेथड हैं जो सिर्फ कीटोन के लिए प्रिजर्व्ड है। तो तीनों को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब पहला प्रिपरेशन वो है जहां पर हम दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं, बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड। चलिए तो देखते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, बिल्कुल ठीक बात है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। तो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था बच्चों किस तरीके से रिएक्शन हो रही थी। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में, बाय यूजिंग पार्शियल ऑक्सीडेशन। अगर फुल ऑक्सीडेशन कर दिया तब तो वो और किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। ये क्या थी हमारे पास, पार्शियल ऑक्सीडेशन, किसकी मदद से हो रही थी, पार्शियल ऑक्सीडेशन। या तो पीसीसी डाल दो बेस्ट रिएजेंट, या तो CrO3 डाल दो, क्रोमिक ऑक्साइड डाल दो। अब ये जो हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन थी, ये किसकी मदद से हो रही थी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 डाल दो। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल था तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा था, कीटोन्स में कन्वर्ट हो रहा था। क्लियर है इतनी बात, याद आया, कुछ याद आया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको याद आ रहा है तो इसका मतलब आप रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं और साथ के साथ अपनी चीजें रिकॉल करते हुए भी चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। इस बार क्या करना है हमें, अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब H2 मॉलिक्यूल का रिमूवल करना है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ही क्या है, एक मिनट रुको, रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का रिमूवल करने वाले हैं। तो ये भी हमने सीख लिया था, अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, कैटालिटिक रिडक्शन की वजह से, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की वजह से किस में कन्वर्ट हो रहा था, एल्डिहाइड में। अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल था तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, कीटोन में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल था तो क्या वो कार्बोनिल ग्रुप बना रहा था, नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, एलिमिनेट होके एल्कीन्स में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट था हमारे पास। क्लियर होती है इतनी चीजें, चलिए रीड कर लेते हैं एक बारी क्या बोल रहा है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलाटाइल अल्कोहल्स एंड इज of industrial application. In this method, alcohol vapor are passed over heavy metals like AgCu. Primary and secondary alcohol give aldehyde and ketone respectively. तो सेम बात कह रहा है, प्राइमरी विल गिव टू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी विल गिव कीटोन। अगर टर्शरी लोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, एल्कीन्स बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अब देखो ओजोनोलिसिस का बहुत ही इजी फंडा था, क्या करना था हमारे पास, डबल बॉन्ड तोड़ना था एल्कीन का, जहां पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट था दोनों कार्बन को क्या देना था, डबल बॉन्ड O दे देना था, तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप बन जा रहा था। बहुत ही इजी तरीका था। किसकी प्रेजेंस में होता था ये, हमारे O3 की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में। क्लियर होती है इतनी बातें। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, अब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस करने वाले हैं, एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन in the presence of H2SO4 and HgSO4 gives acetaldehyde. All other alkynes give ketones in this reaction. तो देखो वो किसकी बात कर रहा है, इथाइन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। सिर्फ क्या देगा, एल्डिहाइड, बाकी सारे मॉलिक्यूल क्या देंगे हमें, कीटोन देंगे। एक बार इसके रिएक्शन लिखने बहुत पहले पढ़ रखा था हमने। अगर मैं इथाइन मॉलिक्यूल ले रही हूँ, इथाइन मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा, किसकी एडिशन करानी है, वाटर की एडिशन करानी है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है इस बार, कि हमें एडिशन ऑफ वाटर कराना है, लिखा हुआ है
एडिशन ऑफ वाटर कराना है, तो हम क्या करेंगे, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। लेकिन ये हमारे पास सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो किस तरीके से काम करेगा, एक को H दे देती हूँ और दूसरे को क्या दे देती हूँ, OH। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया, यहाँ पर क्या बढ़ा दिया, सब्स्टिट्यूएंट OH। ये फर्दर किस में टोटोमराइज हो जाता है, टोटोमराइज क्या होता है हमारे पास कि जो हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है वो कहाँ चला जाए, इस वाले कार्बन पे। 1 2 3 1 3 टोटोमेरिज्म, कुछ इस तरीके से नाम से जाना जाता है। तो ये क्या बन गया, CH3, ये क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, H। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन चला जाएगा तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, यहाँ पर कार्बन आ रहा है मतलब कार्बन को एक वैलेंसी छोड़नी पड़ेगी, तो कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। क्लियर होती है इतनी बातें, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये कहाँ पर पूछा गया है हमारे पास, 2017 में पूछा गया। तो क्या सॉल्व कर लें एक बार, बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। ये दे रखा है हमें कुछ इस तरीके, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास प्रोपीन मॉलिक्यूल है, सेम तरीका, H2SO4 HgSO4 H2SO4, एडिशन ऑफ वाटर कराना है। क्या ये मेरे पास सिमेट्रिकल एल्काइन है, नहीं, इस वाले कार्बन के पास CH3 और इस वाले कार्बन के पास H है। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो जितना अमीर है उसको और अमीर बनाओ। अमीर कौन होता है यहाँ पर, जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसके पास प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन के पास, तो मेरा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फटाफट से देखेंगे, इस वाले के पास OH चला जाएगा और यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, हाइड्रोजन। फिर से क्या करेंगे, अब हम टोटोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे, ये वाला O इस वाले पे चला जाएगा, यही तो है 1 2 3, ये डबल बॉन्ड इस वाले O के पास आ जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो यहाँ पर तो SO4 लगा है, OH लगा है, ठीक है चलो, यहाँ पर SO4 लग गया, बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पर कीटोन पहला बना दिया, ये रहा, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है, इतना आसान क्वेश्चन था, नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, 4 नंबर आपके हाथ में। क्या कोई डिफरेंस है, नहीं, जो NCERT ने दिया उसकी हमने केमिकल रिएक्शन लिखी, केमिकल रिएक्शन लिखते ही हमने क्या कर दिया, अपना PYQ सॉल्व कर दिया इतनी आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड से प्रिपेयर करेंगे, मतलब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, OH को हटा के क्या लगा देना है, क्लोराइड, क्लोरीन लगा देना है, दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, Cl लगा दिया। देखते हैं, असाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटिंग ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमंड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, बहुत ही आसान तरीके से एक बार पूछी भी गई है नीट 2020 में, और देखना आप बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे देगा। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर H2 क्या करता है, H2 हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन दिखाता है, यही तो करता है, तो हमें असाइल को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड भी किस में फर्दर कन्वर्ट हो सकता है, प्राइमरी अल्कोहल में। मतलब ये कैसी रिएक्शन है, ये मेरे पास पार्शियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन है। पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन का क्या मतलब है, देखो हमने पीडी प्रोवाइड किया, पीडी का क्या काम था, ध्यान से देखेंगे, पीडी का क्या काम था बच्चों, पीडी करता है हमारे पास कि एक तो सरफेस प्रोवाइड करता है H2 को, और दूसरा क्या करता है, H और H वाले बॉन्ड को एक्टिवेट करता है, यही तो करता है। लेकिन मैंने उसके पोर्स में क्या भर दिया, सरफेस पे क्या भर दिया, BaSO4, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने कुछ कुछ पोर जो पीडी के प्रेजेंट थे वो BaSO4 से भर दिए। अब वहां पर H2 की कंसेंट्रेशन कम हो गई, मतलब HH बॉन्ड कम एक्टिवेट होंगे, HH बॉन्ड कम एक्टिवेट होंगे तो हमारा फुल रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन। क्लियर होती है इतनी बातें, क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। उसने बोल दिया आइडेंटिफाई ए, उसने क्या क्या दे रखा है, H2PD और BaSO4, कौन सी रिएक्शन है, नाम से ही पता करना पड़ेगा, रोजनमंड रिएक्शन। और हमारे पास कंपाउंड क्या था, बिल्कुल NCERT की उठाई हुई रिएक्शन है, क्या है मेरे पास, ए बेंजाइल क्लोराइड, तो क्या लिख दिया हमने, बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर होती है इतनी बात, इतना आसान क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया गया, एज इट इज आपको दे रखा है, NCERT की रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, नाइट्राइल्स और एस्टर की बात कर लेते हैं। नाइट्राइल कैसा दिखता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, एस्टर कैसा दिखता है हमारे पास, कार्बन कार्बोनिल ग्रुप और लास्ट में OR ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या क्या बन रहा है, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग इमीन्स विद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेम रिएक्शन है, क्या है, स्टीफन रिडक्शन। देखो किस तरीके से किया गया,
हमारे पास नाइट्राइल था, नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट किया गया, इमीन में कन्वर्ट किया गया। इमीन कुछ भी नहीं होता, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और साथ में हाइड्रोजन लगाओ, इमीन बोल गया। अब इमीन को हमने फर्दर किस में किया, हाइड्रोलाइज किया, किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। नेम रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नाइट्राइल्स आर आल्सो सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाइआइसोब्यूटाइल हाइड्रा एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइबल एच। अब देखो, अगर आपके पास टेनस क्लोराइड नहीं है तो आप किसका यूज कर सकते हो, देखो उसमें ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा खतरनाक है प्रोसीजर, तो आप किसका यूज कर सकते हो, डाइबल एच का यूज कर सकते हो। डाइबल एच से भी आप नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एल्डिहाइड में। डाइबल एच हमारे एस्टर को भी क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर होती है इतनी बात, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास साइनाइड ग्रुप था, डाइबल एच लगाया, एल्डिहाइड, साइनाइड ग्रुप डाइबल एच एल्डिहाइड। ध्यान से देखना, उसको इसने रिड्यूस इसको नहीं किया, डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, डबल बॉन्ड के साथ कुछ भी नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है। क्लियर होती है इतनी चीजें, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है। बेंजल्डिहाइड को कैसे कैसे प्रिपेयर करा जा सकता है, हमारे पास मेनली वैसे 5 रिएक्शन है, यहाँ पर 4 पढ़ेंगे, एक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसकी, रोजनमंड रिएक्शन। ध्यान से देखो, रोजनमंड रिएक्शन में भी क्या बनाया था हमने, बेंजल्डिहाइड। अब एरोमेटिक की एरोमेटिक कंपाउंड का यूज करके हम कैसे बेंजल्डिहाइड बनाएंगे वो देखते हैं। चल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजाइल। तो देखो हमारे पास पहला प्रोसेस कौन सा है, हमारे पास यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, ये भी हमारे पास क्या है, एक नेम रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन है। ध्यान से देखेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2, इसका यूज करेंगे। जो हमारे पास इंटरमीडिएट बन के आया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, उसमें ध्यान से देखना, यहाँ पर से एक H चला गया, यहाँ पर से एक H चला गया, वो H कहाँ पर चला गया, इस O के पास चला गया, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो OH की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 1 मिनट दीजिए बच्चों, पेन चेंज करते हैं। OH की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, 2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल के चले जाएंगे, 2 OH यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, सेम है सब कुछ, यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन हटाया और बीच में 2 हाइड्रोजन लगा दिया, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारे पास मेन रिएक्शन है, ईटार्ड रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग टोल्यूइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। However, it is possible to stop the oxidation at aldehyde state with suitable reagent and convert the methyl group into an intermediate that is difficult to oxidize further. This following method are used for this preparation. अब ध्यान से सुनेंगे इस बात को, हमारे पास अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके ऊपर कोई CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब टॉल्यूइन की बात कर रही हूँ, तो टॉल्यूइन की अगर ऑक्सीडेशन कराओगे बच्चों, तो वो किस में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, वो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना पसंद करेगा। अंडरलाइन करेंगे, वो किस में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यार पेन काम नहीं कर रहा, 1 मिनट दीजिए। वो किस में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना पसंद करेगा। लेकिन हम उसकी पूरी फुल ऑक्सीडेशन ना करवा के पार्शियल ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं, उसको बीच में रोक सकते हैं। कौन सी स्टेज पे, एल्डिहाइड की स्टेज पे, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सुटेबल रिएजेंट यूज करके। क्लियर होती है इतनी। तो पहला हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, ईटार्ड रिएक्शन। इसी ईटार्ड रिएक्शन से मिलता जुलता कौन सा रिएक्शन है, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड रिएक्शन। सेम तरीका, इसमें क्या लिया, क्रोमिक ऑक्साइड एनहाइड्राइड, सेम हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, थोड़ा सा फर्क है कि COCH3 यूज हो रहा है, यहाँ पर क्या यूज हो रहा था, OCrOCHCl2। क्लियर है इतनी बातें, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इसको भी हाइड्रोलाइज करा, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। मेन रिएक्शन पे चलते हैं, जिससे नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो नीट 2020 और 23 बहुत भर के ऑर्गेनिक आई थी हमारे पास, तो उसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो किस चीज का यूज किया गया, हमारे पास यहाँ पर एक बेंजीन मॉलिक्यूल था, उसके साथ में क्या प्रेजेंट था, एक साइड चेन प्रेजेंट थी। हमने क्या प्रोवाइड किया, ClH की प्रेजेंस। तो ClH क्या करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। तो हमारे पास जो बेंजीन रिंग होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करती, ये क्या शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल कहाँ पर होगा, हमारे ऊपर साइड चेन में होगा, एल्केन में होगा। तो एल्केन में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो गए, H के क्या बन गया, CHCl2 बन गया। उस CHCl2 को हाइड्रोलाइज किया, क्या बन गया, हमारे पास CHO बन गया। रीड करना स्टार्ट करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यूइन्स गेट बेंजल क्लोराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बेंजल्डिहाइड। दिस इज अ कॉमन मेथड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये वन ऑफ द कॉमन मेथड में से एक है जहां पर हम बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। कौन सा, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन। क्लियर होती है इतनी बातें, बहुत ही बढ़िया।
आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू को छोड़ना नहीं है, साथ के साथ लेके चलना है। क्या बोल रहा है वो, हमारे पास टॉल्यूइन प्रेजेंट है, टॉल्यूइन के साथ क्या प्रेजेंट है, Cl2H प्रेजेंट है। साइड चेन रिएक्शन करेगा, क्या प्रोडक्ट बना देगा, आपके 2 एटम हट जाएंगे CH के और क्या लग जाएगा, Cl2। तो ध्यान से देखते हैं, नहीं भाई यही हमारे पास सही आंसर क्या आ गया, बी पार्ट। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन कुछ पूछा ही नहीं है, सेम रिएक्शन उठाई और सेम रिएक्शन पूछ ली। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिल्कुल भूल मत करना कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। आप देख रहे हो ना, कम से कम 3 रिएक्शन ऐसे बता चुकी हूँ आपके पीवाईक्यू में जो डायरेक्ट कहाँ से उठ के आई है, एनसीईआरटी से। क्लियर है इतनी बातें। चलिए लास्ट रिएक्शन पे चलते हैं अपने बेंजल्डिहाइड के बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन। देखो ध्यान से देखेंगे क्या क्या ले रहे हैं। When benzene or its derivative is treated with carbon monoxide, क्या ले रहे हैं, कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूपरस क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl की प्रेजेंस में, और अनहाइड्रस AlCl3 CuCl2। या तो अनहाइड्रस AlCl3 ले लो या अनहाइड्रस CuCl2 ले लो, किसकी फॉर्म में बदल जाएगा, बेंजल्डिहाइड की बदल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो हमारे पास इतनी सारी रिएक्शन हो चुकी है, एक बार समरी बना ले क्या बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने की, बिल्कुल बना लेते हैं। तो बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने की हमारे पास काफी सारी रिएक्शन परफॉर्म हो चुकी है। पहला नेम रिएक्शन से ही स्टार्ट किया था, क्या था, रोजनमंड रिएक्शन, हमने वहां पर H2PD BSO4 लिया था। सेकंड क्या था हमारे पास, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या यूज किया था हमने, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। थर्ड क्या यूज किया था, यूजिंग क्रोमियम और एनहाइड्राइड, क्रोमियम ऑक्साइड और एनहाइड्राइड। इटार्ड रिएक्शन जैसा मैकेनिज्म ही था इसका, बट क्या इसको इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, नहीं। जब भी इटार्ड रिएक्शन की बात होगी तो क्या यूज होगा, क्रोमाइल क्लोराइड यूज होगा। फोर्थ रिएक्शन साइड चेन रिएक्शन पढ़ी हमने, साइड चेन रिएक्शन, जहां पे हमने क्या किया था, साइड चेन क्लोरीनेशन कराई, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, साइड चेन क्लोरीनेशन पढ़ा हमने। और लास्ट अभी अभी हमने क्या पढ़ लिया, गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से 5 तरीके हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए जो एनसीईआरटी ने एक एक करके दे रखे थे। क्लियर होती है इतनी चीज, बहुत ही बढ़िया। अब हम अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे चलते हैं। कीटोन ज्यादा प्रिपरेशन मेथड नहीं रखता, 3 ही प्रिपरेशन मेथड रखता है। फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे और फिर अब एग्जाम्पल लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। फ्रॉम असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड क्या होता है भाई, यहाँ पर अगर मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके साथ हाइड्रो कोई भी क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, असाइल क्लोराइड हो गया। तो असाइल क्लोराइड से बनाना सीखेंगे किस तरीके से, ट्रीटमेंट ऑफ असाइल क्लोराइड विद डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम, 2 कार्बन की चेन हो और कैडमियम मेटल प्रेजेंट हो, प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो डाई एल्काइल कैडमियम है इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कैडमियम क्लोराइड लेंगे, हमारे पास डाई एल्काइल कैडमियम बन के आ जाएगा। फिर ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे असाइल क्लोराइड के साथ, और क्या बना देगा, हमारा कीटोन बना देगा। देखो अब आपको प्रोडक्ट कैसे लिखना है, आपको Cl हटाना है और इसका एक R ग्रुप हटाना है, इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर होती है इतनी बातें, बताइए क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। फ्रॉम नाइट्राइल्स, treating the nitrile with Grignard reagent follow the hydrolysis yield a ketone। अब देखो हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको किसकी तरह ट्रीट करा जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिरकार होता है, इसमें क्या रखेगा, नेगेटिव चार्ज, अपने ऊपर क्या रखेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। क्यों भाई, इसके साथ अटैच है हमारे पास नाइट्रोजन, वो क्या रखेगा अपने ऊपर, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे। जैसे इसने पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे काम किया, इसने अपना नेगेटिव चार्ज किसको दे दिया, नाइट्रोजन को। तो क्या क्या बन चुका है, यहाँ पर हमारे पास एक न्यू न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ में आके कौन बैठ चुका है, हमारा ग्रुप बैठ चुका है। अब हाइड्रोलिसिस होगी, तरीका समझो, यहां से हाइड्रोलिसिस हुई, ये नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, H+ लेगा, H+ लेगा, ये OH माइनस लेगा, दोनों बॉन्ड लीव होंगे। अब एक कार्बन पे कभी भी 2 OH एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका वाटर मॉलिक्यूल निकल के चला जाएगा। क्या निकल के चला जाएगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल निकल के चला जाएगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा, हमारा कीटोन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे जो भी आप कार्बन की चेन ग्रिग्नार्ड के साथ ले रहे हैं, वही कार्बन चेन रिफ्लेक्ट करेगी आपके किसमें, कीटोन में। क्लियर होती है इतनी बातें,
चलिए बहुत ही बढ़िया। तो नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। लास्ट मेथड क्या है, फ्रॉम बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो पढ़ रखा है ये तो हमने, क्या है, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। क्या लेते थे, अपना असाइल ग्रुप लेते थे एक, और अनहाइड्रस AlCl3। इसका क्या काम होता था, ये बिहेव करता था एज लुईस एसिड। लुईस एसिड बिहेव करता था कार्बोकटायन, वो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराता था यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करता था, और फर्दर ऐसे 3 स्टेप बाद ये प्रोडक्ट हमें बन के मिल जाता था। क्लियर है। अब हम करते हैं अपनी क्या, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व, कुछ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव नेम्स ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशंस दिखानी है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, हेक्सेन 1 ऑल टू हेक्सेन 1 हेक्सेनल। ठीक, चलिए तो नोट करते हैं कैसा दिखेगा हेक्सेन 1 ऑल। 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर क्या लगा है, OH ग्रुप। किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्सेनल में। CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 और 6। तो नॉर्मल है, प्राइमरी अल्कोहल है, किसमें कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो या तो PCC यूज कर लो, या तो आप क्रोमियम ऑक्साइड यूज कर लो। दोनों की वजह से ही आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन है, ध्यान रखेंगे इस बात का। सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है वो हमारे पास, साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, साइक्लोहेक्सेनॉल कैसा होगा, कुछ इस तरीके से 2 साइक्लोहेक्सेनॉन। तो सेम तरीका है आपके पास, एक कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कीटोन। बहुत ही आसान था ये तो। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, पैराफ्लोरोटोलुइन। ओके, पैराफ्लोरोटोलुइन, टोलुइन ये रहा मेरे पास, पैरा पे यहाँ पर लगा हुआ है, किसमें कन्वर्ट करना है, पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। मतलब टोलुइन को बेसिकली किसमें कन्वर्ट करना है हमारे को, बेंजल्डिहाइड में। तो बहुत सारी रिएक्शन पड़ी, कोई भी ले लो। लेट से मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पर, ईटार्ड रिएक्शन ले रही हूँ। ईटार्ड रिएक्शन किसकी है हमारे पास, क्रोमाइल क्लोराइड की। बाकी आप और भी रिएक्शन यूज कर सकते। क्लियर होती है इतनी बात, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले ऑप्शन पे चलते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, इथेन नाइट्राइल। ओके, इथेन नाइट्राइल, यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, नाइट्राइल टू एल्डिहाइड बोल रहा है ना, वो इथेनॉल बोल रहा है। तो या तो आप क्या ले लो, स्टेनस क्लोराइड HCl, पर वो थोड़ा रिस्की मेथड है। क्या ले लो, डाइबल H ले लो। दोनों ही मेथड से हो जाएगा, बस थोड़ा सा जो आसान होता है वो मेथड हम यहाँ यूज कर लेते हैं। फिफ्थ पे चलते हैं, एलाइल एल्कोहल। एलाइल क्या होता है कि हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, किसकी, एलाइल ग्रुप। किसमें कन्वर्ट करना है भाई, प्रोपीनल। ओके, डबल बॉन्ड CH मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। तो नॉर्मल हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट है, पार्शियल ऑक्सीडेशन का PCC कर दिया। H2 डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो वहां पर रिड्यूस हो जाएगा। H2 तो बिल्कुल नहीं डालना है बच्चों। सिक्स्थ वाले की बात करते हैं, क्या है हमारे पास, ब्यूट टू इन। ओके, ब्यूट टू इन कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, ब्यूट टू इन। और क्या है, इथेनल में कन्वर्ट करना है, इथेनल। दिखाई दे रहा है आपको, अभी दिखाई दे, इथेनॉल में कन्वर्ट करना। अच्छा, यहाँ पर तो कार्बन की नंबरिंग ही कम करनी है बच्चों। कार्बन की नंबरिंग कैसे कम करी जाएगी, ये वाले दोनों बॉन्ड तोड़ दिए जाएंगे ओजोनोलिसिस से। इसको एक डबल बॉन्ड हो दिया जाएगा, इसको एक डबल बॉन्ड हो दिया जाएगा। किस तरीके से दिखाई दे रहा है, इथेनॉल की फॉर्म में। क्लियर है। तो डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, जो भी डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच होता है उसको क्या दे देते हैं, डबल बॉन्ड O दे देते हैं। क्या बना देता है, अपना कार्बोनिल कार्बन। तो क्या क्या यूज होता है यहाँ पर, O3 यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और Zn डस्ट। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड है, एक बार मैं हट जाती हूँ, आप आराम से इसकी कन्वर्जन देख लीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर से हमारे पास एक टेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस बार क्या करना है, हमें प्रोडक्ट बताना है बस। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक बेंजीन मॉलिक्यूल असाइल क्लोराइड ग्रुप है, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, अनहाइड्रस AlCl3। तो जो भी असाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो जाके क्या अटैच हो जाता है हमारे बेंजीन मॉलिक्यूल। ये वाला असाइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, यही वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। अब देखिए, डाई एल्काइल कैडमियम दे रखा है, असाइल ग्रुप दे रखा है, कुछ नहीं करना है, क्लोरीन को हटा के ये बड़ा वाला ग्रुप लगा देना है। तो CH3CO ऐसा ही रहेगा, क्लोरीन को हटा के क्या करूंगी, CH2C6H5 लगा दूंगी। क्लियर होती है इतनी बातें, बहुत ही बढ़िया। देखिए अब क्या करेंगे, ये तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस है,
क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर OH लगेगा और यहाँ पर H लगेगा, तो किस तरीके से प्रोडक्ट बन के आएगा, CH3C, यहाँ पर OH लग गया, डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, टोटोमेरिज्म, इसका हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड इधर, किस तरीके से बन जाएगा कंपाउंड, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, कीटोन बनके तैयार है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ईटार्ड रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड, जो हमारे पास CH3 है किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप का कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। जो CH3 ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से समझी है ना बच्चों, आपको बस रिएजेंट याद रखना है, रिएजेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। तो मैकेनिज्म बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन आपको मैकेनिज्म भी पता होनी चाहिए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज आएंगी वन शॉट वाली, उसमें हम डिटेल्ड में पूरी मैकेनिज्म वगैरह सिखाएंगे। लेकिन अभी एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उसके हिसाब से आपके मेन प्रोडक्ट बन रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बन रहे हैं। क्लियर होता है। अब हम चलते हैं अपनी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, द फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो क्वेश्चन पूछा गया है D 2022 में, रिसेंटली आज क्वेश्चन, प्रॉपर्टी एज डिस्कस्ड बिलो, मिथेनॉल इज गैस एट रूम टेम्परेचर। अंडरलाइन करेंगे इस बात को कि मिथेनॉल क्या है हमारे पास, गैस। इथेनॉल इज वोलेटाइल लिक्विड, इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि इथेनॉल क्या है, वोलेटाइल लिक्विड। अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैं दे देती हूँ आपके पास, क्या है, ओनली मिथेनॉल क्या होती है हमारे पास, ओनली मिथेनॉल इज गैस। अगर मैं बात करूं अप टू 11 कार्बन, तो वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाता है। लेकिन अगर मैं कार्बन 12 ऑनवर्ड्स बात करूं, तो वो किस में बदल जाता है, वो सॉलिड में बदल जाता है। क्लियर होती है इतनी बातें। ये यहाँ पर आपको बोल रहा है लिक्विड सॉलिड होगा, बट मैंने आपको एग्जैक्ट डेटा दे दिया। अगर 11 कार्बन है तो लिक्विड होगा, 12 कार्बन होते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ द कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब वो क्या कह रहा है, हमारे पास जो एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, लिखते हैं यहाँ पर, जो भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, कार्बोनिल ग्रुप कौन कौन से की बात करी गई है, कीटोन और एल्डिहाइड की बात करी गई है, वो किससे ज्यादा है, वो ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। ये बोल रहा है, रीजन देगा क्या, अभी देख लेते हैं। इट इज ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो ये किसकी वजह से है, यहाँ पर कुछ पोलैरिटी जनरेट होती है। पोलैरिटी जनरेट होती है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी इंट्रैक्शन शो करने को मिलेगी, पेंटरवॉल तो नहीं होगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी, जो हमारी ज्यादा है किससे, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। बहुत ही बढ़िया। Also their boiling points are lower than those of alcohol of similar molecular mass due to the absence of intermolecular hydrogen bonding। अब वो क्या कह रहा है कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे कम है, वो हाइड्रोजन मतलब अल्कोहल से कम है। मतलब अल्कोहल को किस कैटेगरी में डाल दूं, यहाँ पर अल्कोहल से कम क्यों है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, एक मिनट बच्चों, अल्कोहल क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग बढ़ेगा, उतना ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगी, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास 58 एंड 60 आर रैंक्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा है। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन में भी बाइफर्केशन होगी, कीटोन का क्या है ज्यादा, फिर एल्डिहाइड, फिर मिथॉक्सी, इथेन, ईथर, और लास्ट में अपना हाइड्रोकार्बन। क्लियर होती है इतनी बात। तो यही ट्रेंड होगा, सबसे पहले अल्कोहल, फिर अपना कार्बोनिल कार्बन, फिर ईथर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं। द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शनल बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अब देखो उसके ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, जो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, हमारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, उतना ज्यादा मेरा मॉलिक्यूल क्या निकल के आएगा, सोल्यूबल निकल के आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। यही तो है हमारे पास। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते। However, the solubility of aldehyde ketones decreases rapidly on increase in the length of alkyl chain। अब देखो वो बोल रहा है अगर आप कार्बन की लेंथ बढ़ाते चले जाओगे
तो आपके पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जो भी कार्बन की चेन होती है वो कैसी होती है, वो हमारी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है कि वो पानी से सोल्यूबल ही नहीं होगी, पानी से इंटरेक्ट ही नहीं करेगी। तो जो पानी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, H2O से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो सोल्यूबल कैसे हो सकता है? इसी वजह से अगर आप कार्बन की चेन बढ़ाते चले जाओगे तो आपका पूरा मॉलिक्यूल इनसॉल्युबिलिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। All aldehydes and ketone are favorably soluble in organic solvent like benzene, ether, methanol, chloroform, etc. तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है वहां पर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन बहुत अच्छे से सोल्यूबल होते हैं। पोलर पोलर में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा, ऐसा ही माना जाता है। द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट स्मेल। हमारे पास जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं, जैसे कि जो 1-2 कार्बन कंटेन कर रहे हैं, उनके पास शार्प पंजेंट स्मेल है, मतलब बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल है। आप पास लाओगे आपको खांसी जुकाम होने लग जाएगा, बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल। एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेगनेंट। In fact, many natural occurring aldehydes and ketone are used in the blending of perfumes and flavoring agents. लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा है वो, जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप आर ग्रुप बढ़ाते जाओगे, आपका जो पंजेंट स्मेल था वो किस में शिफ्ट होता चला जाएगा, प्लीजेंट ऑर्डर में शिफ्ट होता चला जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात? इसीलिए जो बड़े बड़े हमारे पास कार्बन मॉलिक्यूल हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के, किस में यूज करे जा रहे हैं, फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम्स में यूज करे जा रहे हैं, ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। अगर छोटा है तो पंजेंट, अगर बड़ा है तो प्लीजेंट। क्लियर होती है इतनी बात? अब कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, अभी यहां तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या बोल रहा है वो। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, देख लेते हैं भाई क्या क्या प्रेजेंट है। ये तो मेरे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ये मेरे पास अल्कोहल प्रेजेंट है, ये मेरे पास ईथर प्रेजेंट है, और ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। तो साफ साफ दिखाई दे दिया होगा, अल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, और लास्ट में हाइड्रोकार्बन का। तो सबसे कम किसका है मेरे पास, हाइड्रोकार्बन का। ट्रेंड कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा किसका, ईथर का, C2H5O C2H5। थोड़ा और बड़ा किसका, एल्डिहाइड का, CH3CH2 CH2 CHO। और फिर लास्ट में किसका बढ़ गया हमारे पास, अपने अल्कोहल का। क्लियर होती है इतनी बातें? तो ट्रेंड कैसा है हमारे पास, यहां पर हाइड्रोकार्बन हो गया, यहां पर ईथर हो गया, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड हो गया, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल हो गया। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम चीज दे रखी है, ये क्या है मेरे पास, फिर से एल्डिहाइड, ये क्या है मेरे पास, अल्कोहल, ये क्या है मेरे पास, ईथर, और लास्ट में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन। तो अब ये तो आप खुद भी लगा सकते हैं, बट इतना कर ही रहे हैं तो लगा ही देते हैं। हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 CH3, उसके बाद ईथर CH3O CH3, बहुत ही बढ़िया, OOO CH3 CH2 CHO, कुछ इस तरीके से एल्डिहाइड, और लास्ट में अल्कोहल। क्लियर होता है बच्चों आपको? अब जो 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। वो कह रहा है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है, अरे पेन को क्या हो गया, ठीक है यहाँ पे चलने लगा। अगर जो एल्डिहाइड है वो क्या है, हायर बॉइलिंग पॉइंट कंटेन कर रहा है, किससे, हाइड्रोकार्बन से। एग्जैक्ट लाइन आपको दिखा दूं, एनसीईआरटी की है एग्जैक्ट लाइन, देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। क्या बोल रहा है वो यहाँ पर कि the boiling point of aldehyde and ketone are higher than the hydrocarbon and ether of the comparable molecular mass. This is due to the weak association in aldehyde and ketone arising out the dipole dipole interaction. एग्जैक्ट लाइन पूछी गई है, मतलब स्टेटमेंट 1 कैसी है हमारी, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू द, फिर से वही एनसीईआरटी की लाइन रीड कर दी है, वही एनसीईआरटी की। ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बस एक शब्द खा गया है, वो क्या, इंटरमॉलिक्यूलर, बाकी सब मतलब वही है। तो मतलब स्टेटमेंट 2 भी क्या है मेरे पास, करेक्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर होती है इतनी चीजें? तो आज का लेक्चर बस इतना ही था बच्चों।
अगर आपको इस लेक्चर में मजा आया हो, एक मिनट दीजिए मुझे, अगर आपको इस लेक्चर में मजा आया हो और जो आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड का, वो पक्का से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और मुझे पता भी चल जाएगा कौन अपना बच्चा रेगुलरली क्लास लेता है, हर एक वीडियो पे ध्यान देता है और बहुत ही डेडिकेटेड है अपनी नीट की स्टडीज के लिए, अपने नीट 2025 के क्वालिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट।